नमस्कार, देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। काबुल एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति गनी के हेलीकॉप्टर पलायन तक घटनाओं ने अफगान राजनीति में विश्वासघात और भय की तस्वीर खींची। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से कब्जा जमाया और इस्लामी अमीरात की घोषणा की। 4 साल में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो गई। सार्वजनिक सजाओं, मीडिया दमन और भय का माहौल कायम है। विदेशी मदद रुकने से आर्थिक संकट और भुखमरी बढ़ी। आधी आबादी कुपोषण के खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न मिलने से देश ही अलग थलग है। युवा बेरोजगार हैं और पलायन के रास्ते बंद हैं। तालिबान शासन के 4 साल अफगानिस्तान को स्थिर करने के बजाय और गहरे अंधकार में धकेल चुके हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। तालिबान शासन के 4 साल एक कड़वा सच है। अगस्त 2021 का वो दिन आज भी अफगान जनता की यादों में जिंदा है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग तालिबान के डर से भागने के लिए बेताब थे। कुछ ने अमेरिकी सैन्य विमानों के पहियों और दरवाजों से लटककर देश छोड़ने की कोशिश की। आसमान में उड़ते विमान से गिरते हुए लोगों के दृश्य पूरी दुनिया को हिला गए। 4 साल बाद भी ये तस्वीर उस भय और असहायता का प्रतीक बनी हुई है जिसमें अफगान जनता खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। राष्ट्रपति गनी का हेलीकॉप्टर में नकदी संग पलायन। 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक देश छोड़कर भाग गए। रूस के दूतावास ने आरोप लगाया कि वो 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में नकदी भर कर गए, इतने कि कुछ नोट रनवे पर ही छूट गए। गनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो केवल कपड़े और निजी सामान लेकर निकले। 4 साल बाद भी इस भागने की कहानी अफगान राजनीति में विश्वासघात और नेतृत्व संकट का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। तालिबान का तेज कब्जा और सत्ता की वापसी। अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के ऐलान के बाद तालिबान ने पूरे देश में तेजी से बढ़त बनाई। सरकारी सेना ने कई जगह बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान काबुल में दाखिल हुआ और इस्लामी अमीरात की घोषणा कर दी। सत्ता पर वापसी इतनी तेज थी कि अफगान प्रशासन और जनता दोनों स्तब्ध रह गए। आज 4 साल बाद तालिबान का शासन पूरी तरह जड़ें जमा चुका है, लेकिन उम्मीदों से उलट हालात सुधरने की बजाय और बिगड़े हैं। चार साल में महिलाओं की आजादी पूरी तरह खत्म। तालिबान के शासन ने महिलाओं के अधिकारों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लड़कियों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया। ब्यूटी पार्लर, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। बिना पुरुष संरक्षक के घर से निकलना नामुमकिन हो गया। 4 साल में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी लगभग शून्य हो चुकी है और अफगानिस्तान दुनिया के सबसे दमनकारी देशों में गिना जाने लगा है। सार्वजनिक सजाओं और डर का माहौल कायम रहा। तालिबान ने कानून व्यवस्था के नाम पर सख्त और क्रूर सजाओं का सिलसिला जारी रखा। हजारों लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए, फांसी दी गई या अंग काटे गए। ये सब भीड़ के सामने किया जाता ताकि डर और खामोशी बनी रहे। मीडिया और पत्रकारिता लगभग खत्म हो चुकी है और विरोध करने वालों को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में डर का माहौल जस का तस है। आर्थिक संकट और भुखमरी की मार लगातार बढ़ी। विदेशी मदद बंद होने और प्रतिबंधों के चलते अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बैंकों में पैसों की किल्लत, बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू गई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश की आधी से ज्यादा आबादी भुखमरी के खतरे में है।
4 साल बाद भविष्य अब भी अंधकारमय। हजारों परिवार रोजाना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर हो गए। 4 साल में आर्थिक सुधार के कोई ठोस संकेत नहीं मिले, बल्कि हालात और बिगड़े हैं। तालिबान के 4 साल पूरे होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता नहीं मिली। देश वैश्विक आर्थिक तंगी से कट चुका है। निवेश और व्यापार ठप है। युवा पीढ़ी के पास न शिक्षा है, न रोजगार के अवसर। जो लोग विदेश भागना चाहते हैं, उनके लिए सीमाएं बंद हैं। 4 साल का ये सफर अफगानिस्तान को स्थिरता देने के बजाय और अस्थिर बना गया, और आने वाला समय भी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस से मिनरल वाटर और अखबार की सप्लाई रोक दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह कदम उसकी हताशा और कमजोरी को दर्शाता है। भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से चिढ़कर पाकिस्तान इस तरह के बचकाने उपायों पर उतर आया है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने उसे असुरक्षित बना दिया है। गैस, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं रोकना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उसकी वैश्विक साख को भी गिरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक भारत की मजबूत भूमिका और पाकिस्तान की अनुपस्थिति इस अंतर को स्पष्ट करती है। भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि यह घटना उसकी आत्मनिर्भरता और मजबूती को और उजागर कर गई, जबकि पाकिस्तान की छवि और कमजोर हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की बौखलाहट, हार का सबूत। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बौखलाहट में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकने का जो कदम उठाया है, वह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी देश में विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का ख्याल रखना उस देश की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मर्यादाओं को समझने में नाकाम है। गैस, मिनरल वाटर और अखबार जैसी बुनियादी सुविधाएं रोकना न केवल बचकाना है, बल्कि यह उसकी गहरी हताशा को भी दर्शाता है। भारतीय कूटनीति के सामने पाकिस्तान की हताशा। भारतीय डिप्लोमेट्स हमेशा संयमित और प्रोफेशनल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत से यह साफ है कि वह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से चिढ़ चुका है। दुनिया भर में भारत आज एक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं में उलझा हुआ है। आतंकवाद, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दिवालियापन जैसी चुनौतियों ने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया है, और इसी कारण वह ऐसे कदम उठाकर अपना गुस्सा कूटनीति पर निकाल रहा है। गैस, पानी, अखबार बंद करना कमजोरी की निशानी। गैस सिलेंडर, मिनरल वाटर और अखबार जैसी चीजें किसी भी सामान्य नागरिक की तरह राजनयिकों की भी बुनियादी जरूरत होती है। पाकिस्तान ने जब इन्हें रोकने का आदेश दिया तो यह दुनिया को एक संदेश दे गया कि उसकी नीति अब तर्कसंगत नहीं रही। यह किसी ताकतवर देश का व्यवहार नहीं है, बल्कि ऐसा कदम एक कमजोर और अस्थिर व्यवस्था ही उठा सकती है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की छवि को और भी खराब करने वाला है, क्योंकि यह प्रतिशोध की जगह दुर्बलता को दर्शाता है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की गिरती साख। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और BRICS जैसे मंचों पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। वहीं पाकिस्तान इन मंचों पर या तो न के बराबर मौजूद रहता है या केवल शिकायत करता दिखता है। भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ ऐसा व्यवहार करके पाकिस्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को और नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के सामने वह एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो ना तो नियमों का पालन करता है, ना ही पड़ोसी संबंधों को सुधारने की क्षमता रखता है। आर्थिक संकट ने पाकिस्तान को किया नाकाम।
पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडारण घट रहा है, महंगाई चरम पर है और IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज लेने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जब किसी देश की आंतरिक स्थिति इतनी खराब होती है तो वह अक्सर अपने नागरिकों और पड़ोसियों पर अनावश्यक दबाव डालकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। गैस और पानी जैसी बुनियादी चीज़ों की सप्लाई रोकना इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन यह चाल पाकिस्तान को और शर्मिंदगी में डाल रही है। भारत जैसे बड़े और आत्मनिर्भर देश को ऐसे छोटे कदमों से प्रभावित करना लगभग असंभव है। भारत की मजबूती, पाकिस्तान की नाकाम रणनीति। भारत के पास ऊर्जा, पानी और मीडिया तक की स्वतंत्र व्यवस्था है। भारतीय डिप्लोमेट्स ऐसे हालात में भी वैकल्पिक साधनों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान का उद्देश्य भारत को परेशान करना था, लेकिन हुआ उल्टा। इस कदम ने भारत की मजबूती और आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने और साफ कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की हरकत उसके कमजोर प्रशासन, कूटनीतिक अक्षमता और नकारात्मक सोच की मिसाल बन गई है। यानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है देश दुनिया खबरों का सिलसिला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम चुनौती दी है, जबकि अमेरिका ने उन पर $50 बिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नामक विशाल ड्रग नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं, जो कोकीन की तस्करी के जरिए अरबों डॉलर कमाता है। अमेरिकी एजेंसियों ने उनकी $700 मिलियन से अधिक की संपत्ति फ्रीज की और 30 टन कोकीन जब्त की है। मादुरो ने इन आरोपों को चुनावी प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गिरफ्तारी तभी संभव है जब मादुरो किसी ऐसे देश में जाए जहां अमेरिका कार्रवाई कर सके। फिलहाल ये टकराव अमेरिका वेनेजुएला रिश्तों में तनाव बढ़ाने और लैटिन अमेरिकी राजनीति में नए मोड़ का संकेत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की चुनौती, गिरफ्तार करके दिखाओ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। हाल ही में राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित एक भाषण में मादुरो ने कहा, मैं यही इंतजार कर रहा हूं, देर मत करना। यह बयान उस समय आया जब अमेरिका प्रशासन ने उनके खिलाफ $50 मिलियन के नाम घोषित किया। मादुरो ने इस कदम को राजनीतिक नाटक और विदेशी हस्तक्षेप की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की सेना, सुरक्षा एजेंसियां और जनता पूरी तरह उनके साथ है और कोई भी विदेशी ताकत उन्हें छू भी नहीं सकती। उनका यह बयान अमेरिका को एक स्पष्ट चेतावनी माना जा रहा है। अमेरिकी आरोप, नार्को टेररिज्म और कार्टेल नेटवर्क। अमेरिका का दावा है कि मादुरो एक विशाल ड्रग तस्करी नेटवर्क कार्टेल ऑफ द सन्स का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नेटवर्क कोलंबिया, वेनेजुएला,
और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से होकर मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में कोकीन की आपूर्ति करता है। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि इस नेटवर्क में कुख्यात गैंग शामिल हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक मादुरो ने अपने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल इस नेटवर्क को सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक मदद देने के लिए किया है। अमेरिका का कहना है कि यह केवल एक अपराध नहीं बल्कि नार्को टेररिज्म है, यानी ड्रग तस्करी के जरिए अमेरिका के समाज और संस्थाओं पर हमला। $1 मिलियन का इनाम, बढ़ती रकम का सफर। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए पहली बार इनाम घोषित किया था, जिसकी राशि $15 मिलियन थी। जनवरी 2025 में बाइडेन प्रशासन ने राशि बढ़ाकर $25 मिलियन कर दी, यह कहते हुए कि मादुरो की गतिविधियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगस्त 2025 में ट्रंप की वापसी के बाद यह रकम एक झटके में दोगुनी करके $50 मिलियन कर दी गई। इतनी ही राशि अमेरिका ने कभी ओसामा बिन लादेन के सिर पर रखी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इनाम किसी भी व्यक्ति, एजेंसी या देश को दिया जाएगा जो मादुरो की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ सजा दिलाने में मदद करेगा। संपत्ति और ड्रग जब्ती के अमेरिकी दावे। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी विभाग का कहना है कि उन्होंने मादुरो और उनके सहयोगियों से जुड़ी $700 मिलियन से अधिक की संपत्ति फ्रीज की है। इसमें 2 निजी जेट, 9 लग्जरी कारें, विदेशों में बैंक खातों में जमा रकम और महंगे अचल संपत्ति शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कोलंबियाई नेवी के संयुक्त ऑपरेशनों में 30 टन से अधिक कोकीन बरामद की गई है, जिसमें से लगभग 7 टन सीधे मादुरो के नेटवर्क से जुड़ी बताई जाती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये ड्रग व्यापार सालाना अरबों डॉलर का है और मादुरो के करीबी लोग इस लाभ को राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में खर्च करते हैं। मादुरो की प्रतिक्रिया, ये चुनावी ड्रामा और प्रचार। मादुरो ने अमेरिकी आरोपों और इनाम को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। उनका कहना है कि यह कदम ट्रंप प्रशासन के चुनावी एजेंडे का हिस्सा है ताकि घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाकर एक बाहरी दुश्मन की छवि बनाई जा सके। वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने भी कहा कि यह आरोप हास्यास्पद है और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने राष्ट्रपति की रक्षा करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। मादुरो ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अमेरिका की धमकियां उन्हें डराने वाली नहीं है, बल्कि वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तुम हमें छू भी नहीं सकते, अगर इतनी ताकत है तो आकर गिरफ्तार करो। क्या ये मादुरो की बयानबाजी या असली टकराव? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मादुरो की ये चुनौती घरेलू स्तर पर उनकी लोकप्रियता और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। वेनेजुएला में उनका नियंत्रण बेहद मजबूत है। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और न्यायपालिका बड़े पैमाने पर उनके प्रभाव में है। अमेरिका का इनाम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव निश्चित रूप से मादुरो की छवि को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वास्तविक गिरफ्तारी की संभावना तब तक नहीं है जब तक वो किसी तीसरे देश की यात्रा ना करे जहां अमेरिका या उसके सहयोगी कार्रवाई कर सके। फिलहाल ये मामला अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में तनाव को और गहरा कर सकता है। लंदन में एक ब्रिटिश यूट्यूबर सेंजो विवाद में आ गया जब उसने इस्कॉन से जुड़े गोविंदास शाकाहारी रेस्टोरेंट में KFC का चिकन खाकर वीडियो बनाया। कर्मचारियों के मना करने के बावजूद उसने ग्राहकों को भी चिकन ऑफर करने का नाटक किया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर धार्मिक अपमान के आरोप लगे और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई। इस्कॉन ने इस घटना को अज्ञानता का परिणाम मानते हुए माफ कर दिया, लेकिन भविष्य में नियमों के पालन की उम्मीद जताई। सेंजो ने माफी मांगते हुए कहा कि वो अब हिंदू धर्म, अहिंसा और शाकाहार के महत्व को समझते हैं और आगे से किसी भी धार्मिक स्थल पर शूटिंग से पहले पूरी जानकारी लेंगे। जनता की राय अब भी बटी हुई है, कुछ ने माफ किया तो कुछ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूट्यूबर सेंजो ने अपनी गलती पर माफी मांगी। लंदन में एक ब्रिटिश यूट्यूबर सेंजो
हाल ही में विवादों में आ गया जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस स्कॉन से जुड़े गोविंदास नामक शाकाहारी रेस्टोरेंट में चिकन खाते दिखाई दिए। सेंजो ने वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रेस्टोरेंट मंदिर परिसर का हिस्सा है और वहां मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं होती। उन्होंने इस घटना को अपनी अनजाने में हुई गलती बताया और कहा कि अगर उन्हें पहले से जानकारी होती तो वो कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो समझते हैं कि इस घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए वो बेहद खेद व्यक्त करते हैं। सेंजो ने इस्कॉन के शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाया था मांसाहारी खाना। वीडियो में देखा गया कि सेंजो रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और कर्मचारियों से पूछते हैं कि क्या वहां मांसाहारी खाना मिलता है। जब स्टाफ ने मना कर दिया तो उन्होंने अपने बैग से KFC का चिकन निकालकर वहीं खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों को भी चिकन पेश करने का नाटक किया। ये सब उन्होंने कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया, जिससे माहौल असहज हो गया। रेस्टोरेंट के स्टाफ और प्रबंधकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकत जारी रखते हैं। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकालना पड़ा। ये घटना न केवल वहां मौजूद लोगों के लिए अपमानजनक थी, बल्कि शाकाहार और धार्मिक मान्यताओं का खुला मजाक भी बन गई। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर की हरकत को बताया धार्मिक अपमान। जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर फैला, सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। कई लोगों ने सेंजो की हरकत को जानबूझकर किया गया धार्मिक अपमान बताया। लोगों ने लिखा कि यह केवल एक प्रैंक नहीं था, बल्कि एक समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ सोची समझी हरकत थी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कड़ी निंदा की। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये धार्मिक स्थलों में शांति और पवित्रता बनाए रखने के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कई ने मांग की कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण मजाक माना, हालांकि उनकी संख्या कम थी। इस्कॉन ने यूट्यूबर को माफी मांगने के बाद किया क्षमा। इस घटना के बाद इस्कॉन लंदन की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि वो इस घटना को अज्ञानता का परिणाम मानते हैं और इसमें दुर्घटना की बजाय समझ की कमी देखी गई। संगठन ने कहा कि वो इस यूट्यूबर को क्षमा करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे काम ना दोहराए जाएं। इस्कॉन ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य नफरत या विवाद फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों को शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलाना है। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपील की कि इस घटना को व्यक्तिगत प्रतिशोध का कारण ना बनाएं और इसे सीखने का अवसर मानें। सेंजो ने सीखी हिंदू धर्म और अहिंसा की सीख। माफी के दौरान सेंजो ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने हिंदू धर्म, विशेषकर कृष्ण चेतना आंदोलन और उसकी अहिंसा पर आधारित जीवन शैली के बारे में पढ़ाई की है। उन्होंने समझा कि यह समुदाय जानवरों के प्रति करुणा, जीवों की रक्षा और पूरी तरह से शाकाहारी भोजन की परंपरा पर विश्वास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले सोचा था कि ये बस एक रेस्टोरेंट है, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का हिस्सा है, जहां ऐसा व्यवहार बेहद असम्मानजनक माना जाता है। उन्होंने ये वादा किया कि भविष्य में वो किसी भी धार्मिक स्थल पर शूटिंग करने से पहले उसकी परंपराओं और नियमों की पूरी जानकारी लेंगे। माफी के बाद भी मिलीजुली रही जनता की प्रतिक्रिया। भले ही सेंजो ने माफी मांग ली, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया अब भी बटी हुई है। एक और कई लोगों ने उनकी ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण की सराहना की और कहा कि गलती हर किसी से हो सकती है और सीखने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है
ये गलती नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया काम था ताकि वीडियो वायरल हो और उन्हें प्रसिद्धि मिले। ऐसे लोगों का कहना है कि माफी पर्याप्त नहीं है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि सोशल मीडिया के दौर में प्रैंक और कंटेंट बनाना जायज है या नहीं। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।